रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रही हैं द थायराइड ग्लैंड। ये भी एंडोक्राइन ग्लैंड में से वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। थायराइड ग्लैंड अगर हम इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन की तरफ देखते हैं सो दैट इज़ लाई एट द रूट ऑफ द नेक। जो नेक का निचले वाला हिस्सा है वहाँ पर ये वाक़या होता है एंड पोस्टीरियर साइड टू द ट्रैकिया। ठीक है, जो इंटीरियरली हमें अगर हम पल्पेट कर ले तो हमें ट्रैकिया फील होती है, तो उस ट्रैकिया की पोस्टीरियर साइड पे इट इज़ प्रेजेंट और उसकी जो शेप है दैट इज़ बटरफ्लाई लाइक शेप, यानी उसकी दो लोब्स होती है। जिस तरह बटरफ्लाई की दो पर होती है इसी तरह इसकी भी दो लोब्स हैं। अब ये जो दोनों लोब्स हैं ये आपस में कनेक्टेड हुए हैं बाय अ वेरी थिन लाइन दैट इज़ कॉल्ड थायराइड एस्थेमस। ठीक है, ये तो उसके पोस्टीरियर वाला हिस्सा है, लेकिन इंटीरियर साइड पे ये दो एक दूसरे के साथ इस तरह कनेक्टेड है विच इज़ कॉल्ड द थायराइड एस्थेमस। वेट जो है इसका तकरीबन 20 to 40 ग्राम है इन एडल्ट्स, और मेल में इसका साइज़ कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू द फीमेल। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जो थायराइड सर्जरी होती है, थायराइडेक्टोमी होती है, तो वो फीमेल में ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें इसकी जो साइज़ है वो लार्ज होते हैं। इसके अलावा कुछ कंडीशंस इस तरह है जिसमें साइज़ ऑफ द थायराइड जो है वो लार्ज होते हैं। पर्टिकुलरली फ़ीमेल की जब हम बात करते हैं कि फ़ीमेल में इसके साइज़ ज़्यादा होती है तो वो इन्हीं तीन वजहों की वजह से उसमें ज़्यादा होते हैं, लाइक प्रेगनेंसी, ठीक है, लैक्टेशन जब वो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, एंड मेनोपॉज। ठीक है, तो इसी कंडीशन में पर्टिकुलरली जो मेनोपॉजल एरिया है स्टेज है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की सीसेशन के बाद जो पीरियड होते हैं दैट इज़ कॉल्ड द मेनोपॉज टाइम। अब थायराइड की स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं तो थायराइड जो है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्लोज्ड फॉलिकल्स। एक जो थायराइड लोब अगर हम ले तो उसके अंदर फॉलिकल्स होते हैं और वो फॉलिकल एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। ठीक है, और ये जो फॉलिकल्स है देट आर लाइन विद द फॉलिकुलर सेल। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक फॉलिकल है, तो इस फॉलिकल के अंदर जो है फॉलिकल सेल होते हैं जो उसका लेयर बनाते हैं। जो फॉलिकल का लेयर होते हैं, लाइनिंग होती है, दैट इज़ मेड ऑफ द फॉलिकुलर सेल्स। अब ये जो जिस तरह मैंने ड्रॉ किया लाइनिंग ऑफ द फॉलिकुलर सेल, तो इसके दरमियान एक हालो स्पेस रह जाते हैं और इस स्पेस को हम कहते हैं फॉलिकुलर कैविटी। जो स्पेस रह जाती है इस फॉलिकुलर कैविटी में फ्लूइड होते हैं विच आर कोलाइड इन नेचर। ठीक है, यानी उसमें फ्लूइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होंगे और उस कोलाइडल सब्सटेंस को हम कहते हैं थायरोग्लोबुलिन। ठीक है, अब ये थायरोग्लोबुलिन कहाँ से आते हैं, तो दैट इज़ बेसिकली सिक्रेटेड बाय द फॉलिकुलर सेल। जो लाइनिंग ऑफ द फॉलिकल बनाते हैं वही फॉलिकुलर सेल इसको सिक्रेट करते हैं एंड टू दैट हालो स्पेस विच इज़ कॉल्ड द फॉलिकुलर कैविटी। इसके अलावा फॉलिकुलर सेल जो है वो हार्मोन्स को सिक्रेट करते हैं विच इज़ कॉल्ड थायराइड हार्मोन, जिसको हम थायराइड हार्मोन कहते हैं। थायराइड हार्मोन में जो मेनली दो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, द T3 एंड T4। T3 को हम कहते हैं ट्राईआयोडोथायरोनिन और T4 को हम कहते हैं टेट्राआयोडोथायरोनिन। ठीक है, या हम इसको थायरॉक्सिन भी कहते हैं T4 को। तो यहाँ से जो सिक्रीशन होते हैं वो T4 की ज़्यादा होती है 90%, और 9% जो है वो T3 सीक्रेट होते हैं। अब जो फॉलिकल्स है, फॉर एग्जांपल ये थायराइड ग्लैंड के अंदर एक फॉलिकल है। ठीक है, ये हमारे पास एक फॉलिकल हो गया, ये दूसरा फॉलिकल हो गया, इसके अंदर भी फॉलिकुलर सेल्स होंगे और फॉलिकुलर कैविटी जिसमें थायरोग्लोबुलिन होंगे। तो दो फॉलिकुलर सेल्स के दरमियान अनदर टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं विच इज़ कॉल्ड पैराफोलिकुलर सेल। ये देखिए, ये पैराफोलिकुलर सेल है जो फॉलिकल्स के दरमियान होते हैं, और ये पैराफोलिकुलर सेल एक अनदर टाइप ऑफ हार्मोन को सिक्रीट करते हैं जिसको हम कैल्सिटोनिन कहते हैं, जो कि 1% है, क्योंकि 90% हमारे पास T4 है
9% T3 है और 1% कैल्सिटोनिन है। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि द हार्मोन सिक्रीटेड बाय थायराइड ग्लैंड आर 3 टाइप्स। एक हमारे पास T4 जिसको हम थायरॉक्सिन कहते हैं, दूसरा हमारे पास T3 जिसको हम ट्राई आयोडोथायरोनिन कहते हैं, एंड द थर्ड इज द हार्मोन विच सिक्रीटेड एन ट्रेस अमाउंट दैट इज़ द कैल्सिटोनिन। ये देखिए ये उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिस तरह मैंने वहाँ पर रफली ड्रा किया। ये हमारे पास फॉलिकल्स हो गई, ठीक है, ये सारे फॉलिकल्स है, ये देखें, और इन फॉलिकल्स के दरमियान पैराफोलिकुलर सेल्स है विच सिक्रीट द कैल्सिटोनिन। आप फॉलिकल्स के ऊपर लाइनिंग को देख ले तो वहाँ पर आप लोगों को सेल नज़र आएंगी जिसको हम कहते हैं पैरा फॉलिकुलर सेल्स, और ये फॉलिकुलर सेल्स सिक्रीट T3 एंड T4। इसके दरमियान जो कैविटी आप लोगों को रेडिश कलर की नज़र आती है दैट इज़ कॉल्ड फॉलिकुलर कैविटी, और जो थायरोग्लोबुलिन है वो इसमें मौजूद है एंड दैट इज़ द कोलाइड सॉल्यूशन। अब थायराइड हार्मोन जिस तरह हमने बात की कि हमारे पास 3 किस्म की हार्मोन सिक्रीट होते हैं थायराइड ग्लैंड से, एक T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन, लेकिन जो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज़ T3 एंड T4। अगर हम दोनों को कंपेयर कर लें तो T3 की सिक्रीशन और ड्यूरेशन कम होती है, यानी उसके सिक्रीशन भी कम होते हैं। वहाँ पर आप लोगों ने देखा कि 9% आता T3, और उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जिस साइड पर के ऊपर वो एक्शन करते हैं उसका ड्यूरेशन भी शॉर्ट है एज़ कंपेयर टू द T4, लेकिन उसका जो पोटेंसी है दैट इज़ 4 टाइम ग्रेटर देन T4। मैं रिपीट करता हूँ कि T3 का ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, अमाउंट ऑफ सिक्रीशन कम है, लेकिन उसका पोटेंशियल ज़्यादा है, उसमें वो ज़्यादा पोटेंट है, जबकि T4 जो है उसका सिक्रीशन भी ज़्यादा है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी ज़्यादा है, लेकिन उसकी पोटेंसी कम है। अब ये लो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन क्यों है T3 की? सो इट इज़ ड्यू टू द लो प्लाज्मा प्रोटीन एफिनिटी, क्योंकि जब कोई हार्मोन एक्शन करते हैं, साइट ऑफ एक्शन की तरफ जाते हैं, तो वो प्रोटीन के साथ बाइंड होते हैं इनसाइड द ब्लड। तो जो ज़्यादा प्रोटीन से साथ बाइंडिंग होगी उसकी ज़्यादा केयरिंग होगी टुवर्ड द एफेक्टर आर्गन, लेकिन यहाँ पर जो T3 है उसकी एफिनिटी, द बाइंडिंग कैपेसिटी, द बाइंडिंग एफिनिटी टू द प्रोटीन वो कम है, तो इसलिए जब वो प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाते हैं क्विकली उससे रिलीज़ होते हैं और साइट ऑफ एक्शन को पहुँचने से पहले पहले उससे रिलीज़ हो जाते हैं, तो अपने टारगेट तक वो नहीं पहुँचते। अगर हम रेट ऑफ सिक्रीशन की तरफ देख लें तो T4 की सिक्रीशन है 40 to 90 माइक्रोग्राम पर डे, यानी ज़्यादा सिक्रीट होते हैं एज़ कम्पेयर टू T3 विच इज़ द 4 to 5 माइक्रोग्राम पर डे। अगर ब्लड में हम नॉर्मल कंडीशन के अंदर अगर ब्लड के हम एनालिसिस कर लें तो ब्लड में इसका अमाउंट होगा T3 का 0.12 माइक्रोग्राम पर डिसीलीटर ऑफ ब्लड। अगर हम 100 ml ब्लड लें तो इसमें T3 का अमाउंट होगा 0.12 माइक्रोग्राम, और T4 उसमें होगा 8 माइक्रोग्राम। अब T3 एंड T4 की सिंथेसिस किस तरह होते हैं, हाउ इट इज़ प्रिपेयर, तो इसकी सिंथेसिस 5 स्टेजेस में होते हैं। द फर्स्ट स्टेज इज़ द सिंथेसिस ऑफ द थायरोग्लोबुलिन। जो फॉलिकुलर सेल्स हमारे पास होते हैं उसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गल्जी अपैरेटस है उसके अंदर थायरोग्लोबुलिन की सिंथेसिस होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास फॉलिकल है और ये इसके फॉलिकुलर सेल है, इसी तरह और भी सेल है। तो इस फॉलिकुलर सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गल्जी अपैरेटस होते हैं उसी के अंदर बेसिकली थायरोग्लोबुलिन की सिंथेसिस होती है और फिर कैविटी को वो रिलीज़ होते हैं। दूसरा जो स्टेप है दैट इज़ आयोडाइड ट्रैपिंग। जो आयोडीन आयन फॉर्म में मौजूद होते हैं दैट इज़ कॉल्ड आयोडाइड। तो आयोडाइड इज़ बेसिकली प्रेजेंट इन आवर ब्लड, ठीक है, तो हमारे ब्लड से ये एंटर हो जाती है इनटू द फॉलिकुलर सेल, इसको कहते हैं आयोडाइड ट्रैपिंग। फिर इनसाइड द फॉलिकुलर सेल जो आयोडीन चली गई है, जो आयोडाइड चली गई है इन अ फॉर्म ऑफ आयोडीन आयन,
इनसाइड द सेल। तो जैसे वो सेल के अंदर चले जाते हैं वहाँ पर उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ द नेगेटिव चार्ज। तो इससे जो नेगेटिव चार्ज है वो रिलीज होकर ये आयोडीन बन जाते हैं। ठीक है। अब ये ऑक्सीडेशन के लिए एक एंजाइम ज़रूरी होते हैं जो कि ये ऑक्सीडेशन ऑफ द आयोडाइड करते हैं इनटू द आयोडीन, एंड दैट एंजाइम इज कॉल्ड थायराइड पेरोक्सिडेज। अब फोर्थ स्टेप जो इसका है दैट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयोडीन एंटू फोलिकुलर कैविटी। क्योंकि हमने जो अभी तक बात की वो हम फोलिकुलर सेल के अंदर थी, इसमें थायरोग्लोबुलिन की सिंथेसिस हुई, आयोडाइड जो है वो ब्लड से आ गई इनटू द फोलिकुलर सेल, वहाँ पर उसकी ऑक्सीडेशन हो गई इनटू द आयोडीन। अब ये जो आयोडीन है ये सेल से निकलकर फोलिकुलर कैविटी के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, ये उस सेल हो गई, तो इस सेल से ये रिलीज होकर इस फोलिकुलर कैविटी में आ जाती है इन अ फॉर्म ऑफ आयोडीन, नॉट आयोडाइड। तो जिस रास्ते के थ्रू ये बाहर आते हैं फ्रॉम द सेल वो एक पंप है, एक चैनल है जिसको हम कहते हैं पेंड्रीन। ठीक है, पेंड्रीन जो है दैट इज़ द क्लोराइड आयोडाइड पंप। क्लोराइड आयोडाइड पंप हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि जब क्लोरीन जो आयोडीन बाहर आती है इनटू द कैविटी तो क्लोरीन अंदर जाते हैं। द फिफ्थ स्टेप इज द आयोडीनेशन ऑफ टायरोसिन या ऑर्गेनिफिकेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन। अब हमारे पास थायरोग्लोबुलिन भी प्रेजेंट है, हमारे पास आयोडीन भी प्रेजेंट है, तो ये दोनों जो है थायरोग्लोबुलिन के अंदर एक अमाइनो एसिड होते हैं जिसको हम टायरोसिन कहते हैं। वो टायरोसिन ऑफ द थायरोग्लोबुलिन और आयोडीन ये दोनों आपस में मिल जाते हैं इनसाइड द फोलिकुलर कैविटी। यहाँ पर इसके साथ टायरोसिन जो है उसके साथ अटैच हो जाते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे की साथ कंबाइन हो जाते हैं। अब यहाँ पर डिपेंड करते हैं कि T3 बनेगा या T4 बनेगा, तो इट डिपेंड अपॉन द टायरोसिन एंड आयोडीन। टायरोसिन तो प्रेजेंट है, अगर टायरोसिन के साथ एक आयोडीन बाइंड होते हैं सो इट विल फॉर्म मोनो आयोडो टायरोसिन। अगर टायरोसिन के साथ दो आयोडीन बाइंड होते हैं सो इट विल फॉर्म द डाई आयोडो टायरोसिन। ठीक है, या MIT और DIT इन दोनों को कंबाइनली हम आयोडो टायरोसिन रेजिड्यूज कहते हैं। अब ये आपके पास या तो MIT बनेगा या DIT बन गई, ये दोनों आपके साथ बन जाते हैं। फिर जो लास्ट स्टेज है वहाँ पर कपलिंग होगी। कपलिंग का मतलब है कि या तो DIT और MIT आपस में कंबाइन होगा या DIT आपस में कंबाइन होगा। तो अगर आपके पास DIT और MIT कंबाइन होते हैं तो इट विल फॉर्म T3, क्योंकि दो इसमें है और एक इसमें, तो ये 3 बन गई। अगर DIT और DIT कंबाइन होते हैं तो इट फॉर्म द थायरॉक्सिन T4। ठीक है, क्योंकि उसमें 2 और 2 इज इक्वल टू 4। तो इसी तरह सिंथेसिस होते हैं ऑफ द थायराइड हार्मोन बोथ T3 एंड T4। डिपेंड करते हैं कि MIT और DIT कंबाइन होते हैं तो इट विल फॉर्म T3, अगर 2 DIT कंबाइन होते हैं तो इट विल फॉर्म द T4। ये उसका पूरा मैकेनिज़्म है। मैं यहाँ पर रिपीट करता हूँ कि ये हमारे पास प्लाज्मा है यानी ब्लड है, तो ब्लड से आयोडीन अंदर की तरफ जाते हैं इनसाइड द फोलिकुलर सेल। फोलिकुलर सेल में आयोडाइड के ऑक्सीडेशन होकर आयोडीन बन जाते हैं। ठीक है, और आयोडीन इनसाइड द कैविटी, क्योंकि ये सेल से निकलकर कैविटी में आ गई है, ये जो पिंक कलर नजर आते हैं दैट इज़ द कैविटी, द फोलिकुलर कैविटी। तो फोलिकुलर कैविटी में आयोडीन और टायरोसिन कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? DIT या MIT, वो डिपेंड करते हैं आयोडीन के अमाउंट पे। अगर एक आयोडीन है तो MIT बनेगा, अगर 2 आयोडीन है तो DIT बनेंगे। ठीक है, अब कपलिंग रिएक्शन क्या होगी? अगर DIT MIT के साथ कंबाइन होते हैं सो इट विल फॉर्म द T3, अगर DIT एंड DIT कंबाइन होते हैं तो इट विल फॉर्म द T4। और फिर ये दोनों जब बन जाते हैं इनसाइड द फॉलिकल्स तो फिर ये बाहर वापस ब्लड में आ जाते हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब थायराइड हार्मोन की जो फैट है कि और बॉडी में ये क्या करते हैं, कहाँ पर ये होते हैं और किस तरह रिलीज़ होते हैं, किस तरह ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो थायराइड हार्मोन हमारे साथ
स्टोर होते हैं इन अ फॉर्म ऑफ वेजिकल, एक पैक के फॉर्म में ये स्टोर होते हैं इनसाइड द थायरोग्लोबुलिन, ठीक है, फॉर लॉन्ग टाइम अबाउट 4 मंथ। और इसका ये मैकेनिज़्म है कि अगर बॉडी में खुदा ना खास्ता अगर थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है तो 4 महीने तक किसी भी बंदे में वो साइन सिम्टम अपीयर नहीं होती, क्योंकि ये स्टोर होते हैं इन द थायरोग्लोबुलिन, वहाँ से फिर ये आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होती है। आफ्टर 3 और 4 मंथ फिर उसमें साइन सिम्टम आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली इट इज़ स्टोर इन द फॉर्म ऑफ वेजिकल, ठीक है, इनसाइड द थायरोग्लोबुलिन ये स्टोर होते हैं। अब इसकी रिलीज़ कब होगी, ये किस तरह ये थायरोग्लोबुलिन से करे, तो हमने एक हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड में पढ़ा था ना, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आकर इस पर एक्ट करता है तो ये क्लीव हो जाते हैं, ये टूट जाते हैं, और इसके अंदर जो T3 और T4 स्टोर होते हैं वो बाहर निकलकर ब्लड में आ जाते हैं। तो इनसाइड द ब्लड फिर वो ट्रांसपोर्ट होगा अपने टारगेट सेल की तरफ। तो टारगेट की तरफ इसकी मूवमेंट जो है वो होती है बाय द 3 टाइप ऑफ प्रोटीन की थ्रू। एक होते हैं उसमें थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, ठीक है, दूसरा है हमारे पास थायरॉक्सिन बाइंडिंग प्री अल्ब्यूमिन, और तीसरा है हमारे पास अल्ब्यूमिन। ये 3 प्रोटीन होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं T3 और T4 को। मैंने आपको बता दिया था कि जो हार्मोन होते हैं इनसाइड द ब्लड वो प्रोटीन के साथ कंबाइन होकर अपने टारगेट सेल की तरफ जाते हैं। तो वो ये वही प्रोटीन है जिसके साथ T3 एंड T4 अटैच होते हैं, और T3 की अटैचमेंट जो है, एफिनिटी जो है विद द बाइंडिंग विद प्रोटीन वो लेस है एज कंपेयर टू द T4। अब एक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन क्या होगा अपने टारगेट सेल के ऊपर, तो ये 5 डिफरेंट टाइप ऑफ एक्शंस हैं हमारी बॉडी में T3 और T4 की, जिसको हम आगे एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ द एक्शन ऑन द BMR। BMR कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है, जो बॉडी में मेटाबॉलिज्म होते हैं वो उस पर इसका क्या एक्शन होता है। तो T4 जो है एट इंक्रीज द बेसल मेटाबॉलिक रेट इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जितनी भी मेटाबॉलिज्म बॉडी के अंदर हो रही है उसको इंक्रीज़ करते हैं, लेकिन एक्सेप्ट कुछ एरियाज़ इस तरह है जहाँ पर वो मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ नहीं कर सकते, लाइक ब्रेन, रेटिना, स्प्लीन, टेस्टिस एंड लंग्स। इसके अलावा जो इंक्रीज इन BMR है बाय द थायराइड हार्मोन, वो जब इंक्रीज़ हो जाते हैं तो मेटाबॉलिज्म में क्या होते हैं, बेसिकली फूड के मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होते हैं, ऑक्सीजन आकर उस फूड मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होकर उसको ऑक्सीडाइज करके इससे एनर्जी निकलवाते हैं। तो अगर मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है तो इसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत भी ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन एंड कंजम्पशन भी ज़्यादा होगी इनसाइड द टिश्यू। तो जिस तरह मैंने बता दिया कि फूड ऑक्सीडाइज होगा तो एक तो ऑक्सीजन की कंजम्पशन ज़्यादा होगी, लेकिन इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगा। तो द मोर एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ द एक्शन ऑफ द T3 एंड T4 एज नोन एज कैलेरोजेनिक इफेक्ट। इसको फिर हम कैलेरोजेनिक, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बनती है और कैलोरीज इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी, तो इसलिए हम इसको कैलेरोजेनिक इफेक्ट एक्शन कहते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई डिज़ीज़ आ गई जिसमें थायराइड हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट होते हैं या थायराइड हार्मोन कम सीक्रेट होते हैं, लाइक हाइपरथायराइडिज्म, तो हाइपरथायराइडिज्म में ये ज़्यादा सीक्रेट होगा और हाइपोथायराइडिज्म में कम होगा। तो हाइपरथायराइडिज्म में जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, लाइक 60 to 100%, ऑलमोस्ट डबल हो जाते हैं। और हाइपोथायराइडिज्म में जो मेटाबॉलिज्म है वो कम हो जाती है बाय 20 to 40%। तो इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो हाइपरथायराइड के पेशेंट होते हैं वो थिन एंड लीन होते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होते हैं, और जो हाइपोथायराइड के पेशेंट्स होते हैं वो मोटे होते हैं, क्योंकि उसमें मेटाबॉलिज्म होते ही नहीं या कम होते हैं। इसके अलावा जो मेटाबॉलिज्म हम की बात हमने की, तो मेटाबॉलिज्म में बेसिकली
फूड मेटाबोलाइज होते हैं, ऑक्सीडाइज होते हैं। तो फूड क्या है? प्रोटीन है, लिपिड्स है, कार्बोहाइड्रेट है। तो इसके ऊपर भी इसका एक्शन होगा। तो प्रोटीन पर इसका एक्शन क्या है? इट इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की सिंथेसिस इंक्रीज करते हैं। किस तरह इंक्रीज करते हैं? बाय इंक्रीजिंग द ट्रांसलेशन ऑफ आरएनए। आरएनए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं। नंबर 2, इंक्रीजिंग द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए टू आरएनए। डीएनए जो है वो कन्वर्ट होते हैं इनटू द आरएनए। तो अगर आपके साथ आरएनए ज़्यादा हो गई तो प्रोटीन सिंथेसिस भी ज़्यादा होगा। इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ताकि फास्फोराइलेशन हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होए। एंड इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ सेलुलर एंजाइम। तो ये 4 एक्शन हैं जिसकी एंड रिजल्ट क्या होगा? इंक्रीज इन द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन। यहाँ पर जो 2 टर्म्स मैंने अंडरलाइन की है, द ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन, ये आप लोगों का असाइनमेंट है कि आप लोग इसकी डेफिनेशन लिखेंगे कि मैकेनिज़्म की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये प्रोसेस किस तरह होते हैं, लेकिन जस्ट आप लोग ये लिख लें कि ट्रांसलेशन किसे कहते हैं एंड ट्रांसक्रिप्शन किसे कहते हैं। अच्छा, प्रोटीन की बात आते हैं टुवर्ड द कार्बोहाइड्रेट कि कार्बोहाइड्रेट पर इसका एक्शन क्या है। सो द कार्बोहाइड्रेट एक्शन इज द डायबिटोजेनिक। डायबिटोजेनिक का मतलब क्या है? कि इट विल इंक्रीज द लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड। ठीक है, तो वो किस तरह होगा? बाय द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म क्या होगा? सो दैट विल बी द इंक्रीज इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द जीआईटी। जीआईटी से ज़्यादा ग्लूकोज एब्जॉर्ब होगा इनसाइड द ब्लड, तो ब्लड में लेवल बढ़ेगा एंड दैट इज़ द डायबिटोजेनिक एक्शन। दूसरा, इन्हांस द ग्लूकोज सेलुलर अपटेक बाय द सेल। जो सेल के अंदर ग्लूकोज की अपटेक कैपेसिटी है, ग्लूकोज की एकोमुलेशन कैपेसिटी है, वो बढ़ेगा। द थर्ड वन इज़ द इंक्रीज इन ग्लाइकोजिनोलाइसिस। जो स्टोर ग्लूकोज है हमारे पास बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, वही ग्लाइकोजन ब्रेक होगा इनटू द ग्लूकोज, तो आपके साथ ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। एंड द फोर्थ वन इज़ द एक्सेलरेट ग्लूकोन्यूजेनेसिस। ग्लूकोन्यूजेनेसिस कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन ग्लूकोज सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन, फैट्स। तो जब इसी सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन एंड फैट्स से जब ग्लूकोज बनते हैं तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लूकोन्यूजेनेसिस। तो आपके साथ एंड रिजल्ट क्या होगा? इंक्रीज इन ग्लूकोज, इंक्रीज इन ग्लूकोज इनसाइड द ब्लड विच इज कॉल्ड द डायबिटोजेनिक इफेक्ट। फैट्स के ऊपर इसका क्या एक्शन होगा? सो दैट विल डिक्रीज द फैट स्टोरेज एंड इंक्रीज द सीरम लेवल। फैट्स की स्टोरेज कम करेंगे, तो अगर स्टोरेज नहीं होगा तो ग्लूकोज जो है वो इनसाइड द ब्लड फैट्स जो है इनसाइड द ब्लड आएंगे और ब्लड में इसका लेवल इंक्रीज होगा। अब ये किस तरह सीरम फैट्स लेवल को इंक्रीज करते हैं? तो बाय द फॉलोइंग एक्शन लाइक मोबिलाइजिंग फ्रॉम द एडिपोज टिश्यू टू द एंड फैट्स डिपोट्स। जहाँ पर फैट स्टोर हो गए है लाइक एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोर होते हैं, तो वहाँ से इसको मोबिलाइज करके वहाँ से निकाल कर ब्लड में लेकर आते हैं। नंबर 2, द मोबिलाइज फैट्स इज कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। अब जो जहाँ पर ये स्टोर है वहाँ से ये निकल कर ब्लड में आ जाते हैं और वहाँ पर ये फिर कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द फ्री फैटी एसिड, क्योंकि हमारे पास जो स्टोर होते हैं वो इन अ फॉर्म ऑफ स्टेरॉइड होते हैं, इन अ फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल होते हैं, इन अ फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड होते हैं। तो जब वो वहाँ पर इसकी ब्रेकडाउन हो जाते हैं तो एट बिकम द फ्री फैटी एसिड। इसके अलावा इट्स इनिशिएट फैट्स कैटाबॉलिज्म। फैट्स को ये डिग्रेड करते हैं, जो लार्ज फैट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको डिग्रेड करके फ्री फैटी एसिड्स बनाते हैं। तो इससे तो ब्लड के अंदर फैट्स का लेवल बढ़ेगा, लेकिन जो कोलेस्ट्रॉल, फास्फोलिपिड और ट्राइग्लिसराइड है उसका लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों जो है ये लार्ज फैट्स मॉलिक्यूल है। अगर ये डिग्रेड हो जाए, इसके कैटाबॉलिज्म हो जाती है, तो सीरम में इसका तो लेवल कम होगा लेकिन फ्री फैटी एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाएंगे। अब अगर हाइपोसिक्रीशन होते हैं हाइपोथायराइडिज्म में,
तो उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस होगा। एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं कि जब ब्लड वेसल के अंदर एक फैट्स का क्लॉट बन जाते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ब्लड वेसल है और इसमें एक क्लॉट बन जाते हैं, और ये क्लॉट किससे बनते हैं? कोलेस्ट्रॉल से मोस्ट प्रॉबेबली। या दूसरा ये कंडीशन है कि जो वॉल ऑफ द ब्लड वेसल है वो थिक हो जाते हैं, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल आकर इसके साथ स्टिक हो जाते हैं, और ल्यूमेन ऑफ द ब्लड वेसल जो है वो नैरो हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। और एथेरोस्क्लेरोसिस कब होगा? जब थायराइड हार्मोन कम सीक्रेट होंगे, क्योंकि वहाँ पर कोई फैट्स के कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और फास्फोलिपिड्स की कैटाबॉलिज्म नहीं होगी, तो ये ब्लड के अंदर मौजूद होंगे, ब्लड वेसल के साथ ये स्टिक हो जाते हैं। इसके अलावा जो थायरॉक्सिन है, इट आल्सो इंक्रीज डिपोजिशन ऑफ फैट्स इन द लीवर। जो फ्री फैटी एसिड होते हैं इनसाइड द ब्लड वो इंक्रीज हो चुके, तो ये जाकर लीवर में एकोमुलेट हो जाते हैं एंड काज द फैटी लीवर। अच्छा, इसके अलावा विटामिन पर इसका क्या एक्शन है? सो इट इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ मैनी एंजाइम। अब जो एंजाइम ये की फॉर्मेशन ये इंक्रीज करते हैं, दैट इज़ नेसेसरी फॉर द विटामिन फॉर्मेशन या विटामिन्स एब्जॉर्प्शन, क्योंकि विटामिन्स हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करते, वो बाहर से हम लेते हैं। तो जो एंजाइम ये प्रोड्यूस करते हैं उसी की वजह से ज़्यादा विटामिन्स जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। बॉडी टेम्परेचर पर इसका क्या एक्शन है? सो जिस तरह हमने बात की कि ये बेजल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज़ करते हैं, तो मेटाबॉलिज्म में क्या होते हैं? एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और ये एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकते हैं। तो इसके साथ साथ हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, सो एट इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर। और थायराइड हार्मोन की वजह से जो बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, तो उसको हम कहते हैं थायराइड हार्मोन इंड्यूस थर्मोजेनेसिस। वेट के ऊपर इसका इफेक्ट इनवर्स है। याद रखें, बॉडी में थायराइड हार्मोन की जितनी भी एक्शन है वो एक चीज़ को इंक्रीज़ करते हैं, हर चीज़ को, लेकिन बॉडी वेट को ये डिक्रीज़ करते हैं। ठीक है, तो हाइपर सिक्रीशन में आपके साथ ग्लाइकोजिनोलाइसिस होगी ज़्यादा से ज़्यादा, एंड हाइपो सिक्रीशन में आपके साथ फैट्स डिपोजिशन होगी। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस की वजह से जो स्टोर कार्बोहाइड्रेट है वो डिग्रेड होगा और बॉडी का वेट कम होगा, जबकि फैट्स डिपोजिशन की वजह से यानी हाइपोथायराइड कंडीशन में बॉडी का वेट इंक्रीज होगा। इसके अलावा जब मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं, तो इससे बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ होगी, पर्टिकुलरली इन द ग्रोइंग चिल्ड्रन। तो अगर हाइपोथायराइड है जिसमें ग्रोथ ज़्यादा नहीं होती, तो बच्चा जो है, जो ग्रोइंग चाइल्ड है, इट रिमेन स्टंटेड और ड्वार्फ। अब अगर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सिक्रीशन कम होते हैं, तो उसी कंडीशन में जो एपिफाइसिस है, जहाँ पर ग्रोथ होती है, जहाँ पर लेंथ ऑफ द बोन इंक्रीज होते हैं, वो फ्यूज़ हो जाते हैं विद द शेप, तो बंदा जो है वो ड्वार्फ रह जाते हैं। इसके अलावा ब्रेन की ग्रोथ भी इस पर डिपेंड करते हैं। तो अक्सर जो बाय बर्थ हाइपोथायराइड बच्चे होते हैं वो मेंटली भी रिटार्ड होते हैं। इसके अलावा ब्लड के ऊपर इसका एक्शन है एरिथ्रोफाइटिक। एरिथ्रोफाइटिक एक्शन का मतलब कहते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। तो ये आरबीसी की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सेल बनेंगी तो ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज़ होगा। तो अक्सर जो हाइपोथायराइड पेशेंट होते हैं उसमें आरबीसी का अमाउंट कम होते हैं या ब्लड का अमाउंट कम होते हैं, वो एनीमिक होते हैं। अब सिस्टमेटिक एक्शन की तरफ आते हैं कि हमारे बॉडी के सिस्टम्स के ऊपर क्या एक्शन है। तो कार्डियोवास्कुलर एक्शन सिस्टम के ऊपर इसका एक्शन है, जिस तरह मैंने बता दिया कि इट इंक्रीज ऑल द एक्टिविटीज़। तो इस तरह हार्ट की भी या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की एक्टिविटीज़ को भी इंक्रीज़ करते हैं। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में ये क्या करेंगे? इट विल इंक्रीज द हार्ट रेट, इट विल इंक्रीज द फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, कि हार्ट फोर्सफुली कंट्रैक्ट हो जाए। दूसरा, वेसल के ऊपर इसका एक्शन क्या है? वेजोडाइलेशन, ब्लड वेसल को डायलेट करते हैं। अब जो पहले दो फंक्शन है, द इंक्रीज इन हार्ट रेट एंड इंक्रीज इन फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, इसकी वजह से कार्डिक आउटपुट जो है वो हमारा इंक्रीज हुआ। कार्डिक आउटपुट किसे कहते हैं? द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय द हार्ट इन 1 मिनट।
ठीक है। तो अगर हार्ट फोर्सफुली कंट्रैक्ट होते हैं और जल्दी जल्दी कंट्रैक्ट होते हैं तो आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड हार्ट से पंप होता जाएगा, तो आपका कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा। दूसरा क्या है, एट इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। अगर कार्डिक आउटपुट ज़्यादा है तो इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर के ऊपर हम देख लें तो इसमें सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा बढ़ेगा और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होगा, ठीक है। सिस्टोलिक SBP इंक्रीज होगा और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम होगा। तो इसका मीन जो इफेक्ट ऑन द ब्लड प्रेशर होगा वो नॉर्मल रहेगा, मीन आर्टियल प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहेगा। लेकिन उसके दरमियान जो डिफरेंस है जिसको हम पल्स प्रेशर कहते हैं, द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज नोन एज पल्स प्रेशर। तो पल्स प्रेशर आपके साथ बढ़ेगा। ये अगले सेमेस्टर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, टाइप ऑफ ब्लड प्रेशर। रिस्पिरेटरी सिस्टम पर इसका क्या इफेक्ट है, सो एट इंक्रीज द रेट एंड फोर्स ऑफ रिस्पायरेशन। जिस तरह हार्ट के ऊपर था इस तरह जो है हमारे पास रिस्पिरेटरी सिस्टम पर भी है कि हमारा रिस्पायरेटरी रेट बढ़ेगा और फोर्स ऑफ रिस्पायरेशन, हम डीप सांस लेंगे। तो क्यों ये फोर्स एंड रेट ऑफ द रिस्पायरेशन इंक्रीज होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा है, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है और ऑक्सीजन किसके थ्रू आती है, रिस्पायरेटरी सिस्टम के थ्रू। तो इसी वजह से जो रेट एंड फोर्स है वो इंक्रीज होते हैं। GIT पर इसका क्या इफेक्ट है, सो इट इंक्रीज द एपेटाइट एंड फूड इनटेक, क्योंकि ज़्यादा मेटाबॉलिज्म, जितने फूड आ रहे हैं वो जल्दी जल्दी मेटाबॉलाइज होते हैं, तो हमें भूख भी लगती है और ज़्यादा से ज़्यादा खुराक भी हम खाते हैं। इसके अलावा GIT की सिक्रीशन एंड मोमेंट भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है। तो हाइपर सिक्रीशन में जब हमारी सिक्रीशन ज़्यादा है तो ज़्यादा मेटाबॉलिज्म होगी, ज़्यादा GIT मोटिलिटी होगी, जिसकी वजह से डायरिया होगा। और हाइपो में कॉन्स्टिपेशन होगी क्योंकि उसमें कोई GIT की मूवमेंट नहीं होती, मेटाबॉलिज्म भी कम होते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन होगा। स्केलेटल मसल के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है, सो इट स्लाइटली इंक्रीज द थायरॉक्सिन लेवल मेक द मसल टू वर्क वेगरसली। अगर थोड़ा बहुत थायरॉक्सिन के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं तो हमारा मस्कुलर एक्टिविटी भी ज़्यादा होती है। आप लोगों ने डोप टेस्ट का नाम सुना होगा, क्रिकेटर जो अक्सर उसका पॉजिटिव हो जाते हैं, तो वो बेसिकली क्या करते हैं, थायरॉक्सिन लगाते हैं अपने आप को, जिसकी वजह से उसका मस्कुलर एक्टिविटी ज़्यादा होती है। एक तो एनर्जी की प्रोडक्शन ज़्यादा है, दूसरा मस्कुलर एक्टिविटी उसके ज़्यादा होते हैं। और बेसिकली इसमें क्या होता है, जो प्रोटीन है वो कैटाबोलाइज होते हैं। तो हाइपर सिक्रीशन या हाइपर थायराइडिज्म में मस्कुलर एक्टिविटी इतना ज़्यादा बढ़ जाती है कि इनवॉल्यूंटरी मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसको हम कहते हैं मस्कुलर ट्रेमर। और वहाँ पर कंट्रैक्शन क्या होगा, 10 to 15 कंट्रैक्शन पर सेकंड के हिसाब से होते हैं स्पॉन्टेनियसली, जिसको हम ट्रेमर कहते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम पर इसका इफेक्ट क्या है, सो इट इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन, क्योंकि बॉडी को ज़रूरत है मेटाबॉलिज्म के लिए, और मेटाबॉलिज्म के लिए हार्मोन की भी ज़रूरत है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। इसी तरह जो मेमरी ग्लैंड है उसके ऊपर भी इफेक्ट ये है कि एट इंक्रीज द गैलेक्टोफाइसिस, जो मिल्क प्रोडक्शन है वो ये इंक्रीज करते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर इसका क्या इफेक्ट है, तो मेन में अगर थायराइड हार्मोन कम हो जाते हैं सो इट काज द कंप्लीट लॉस ऑफ लिबिडो। लिबिडो जो सेक्सुअल डिज़ायर होते हैं इसको लिबिडो कहते हैं, तो सेक्सुअल डिज़ायर इससे कम होते हैं। लेकिन अगर हाइपर सिक्रीशन होते हैं, हाइपर थायराइड है, सो इट लीड्स टू द एम्पोटेंस, ठीक है। सेक्सुअल डिज़ायर भी ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा जो है वो अट्रैक्टिव होते हैं फॉर द सेक्स। वोमेन में इसका इफेक्ट क्या है, सो वोमेन में अगर थायराइड हार्मोन कम हो जाते हैं सो इट काज द मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स लाइक मेनोरेजिया, पॉलीमेनोरिया और एमेनोरिया और इर्रेगुलर मेंस्ट्रुएशन। ये कंडीशन जो है उसमें डेवलप होते हैं। तो यहाँ पर भी और हाइपरथायराइडिज्म में भी मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटी आ जाती है लाइक ओलिगोमेनोरिया एंड एमेनोरिया। तो ये सारे जो प्रॉब्लम है, चाहे हाइपरथायराइड है या हाइपोथायराइड है, एट लीस्ट टू द एब्नॉर्मलिटीज़ ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये आप लोगों का भी यहाँ पर असाइनमेंट है, एक पहले मैंने दिया और एक ये है
ये जो टर्म्स यहाँ पर यूज़ हो गए हैं इसके जस्ट डिफिनीशंस लिखते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर इसका क्या इफेक्ट है? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर इसका दो इफेक्ट है। एक तो जब डेवलपमेंट होती है इन द चाइल्ड तो उस पर भी इसका इफेक्ट है, और दूसरा उसकी फंक्शन के ऊपर भी इफेक्ट है। तो डेवलपमेंट के दौरान इसका इफेक्ट है साइनेप्सिस के ऊपर, जो दो न्यूरॉन के दरमियान जंक्शन बनते हैं उसके ऊपर ये इफेक्ट है। अगर हाइपोथायराइडिज्म है पर्टिकुलरली तो उसमें साइनेप्सिस की डेवलपमेंट सही तरह से नहीं होगी। दूसरा माइलिनेशन पर भी इसका इफेक्ट है और मेंटल लेवल पर भी इसका इफेक्ट है। अगर हाइपोथायराइडिज्म है तो इन कंडीशन में फिर ये जो तीन इफेक्ट है वो डिस्टर्ब होगा और इसकी डेवलपमेंट सही तरह से नहीं होगी। सीएनएस के फंक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट है? तो इट मेक द पर्सन अवेक। थायराइड हार्मोन जो है ये इंसान को सोने नहीं देता, ठीक है, उसकी नींद जो है वो कम हो जाती है। इसके अलावा उसको नर्वसनेस फील होते हैं, डरते हैं, वो एंजाइटी में होते हैं, ठीक है, और पैरानाइड थॉट्स आते हैं उसको जो अजीब किस्म के थॉट्स आते हैं, जो एक्चुअली जो काम एग्जिस्ट करता ही नहीं वो उसके ख्याल में आते हैं कि यार मेरे साथ वो होगा, ठीक है। तो जो बुरे ख्यालात जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा इट इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द ब्रेन, ठीक है। एंड हाइपोसिक्रीशन, जब हाइपोथायराइडिज्म या थायरॉक्सिन एंड ट्राईआयोडोथायोनिन की सिक्रीशन कम होती है तो उस कंडीशन में बंदा जो है वो लेथर्जिक होता है कि उनकी एनर्जी की प्रोडक्शन नहीं होती वो। एंड इसके अलावा जो है सोमनेलेंस यानी वो ख्वाबीदा होते हैं, ठीक है। अब थायराइड हार्मोन रेगुलेशन किस तरह होते हैं? तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी गई है, लाइक लो बीएमआर, लेप्टिन एंड अल्फा मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर ये कंडीशन हो, बीएमआर लो हो या ये हार्मोन हमारे पास मौजूद हो तो इट इज़ द स्टिमुलेंट और इट काज द स्टिमुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस अगर आपके साथ स्टिमुलेट हो जाते हैं तो वहाँ पर टीआरएच सीक्रेट होते हैं, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो जाकर इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करते हैं और इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से टीएसएच रिलीज होते हैं और टीएसएच जाकर थायराइड ग्लैंड के ऊपर एक्ट करके वहाँ से T3 एंड T4 रिलीज़ होता है। लेकिन इसके बरक्स अगर आपके साथ आयोडीन की इंटेक ज़्यादा है, स्ट्रेस है, सोमेटोस्टेटिन ब्लड में मौजूद है, ग्लूकोकार्टिकाइड या डोपामिन ये हार्मोन अगर आपके साथ मौजूद है ब्लड में तो इस कंडीशन में हाइपोथैलेमस इनहिबिट होगा, स्टिमुलेट नहीं होगा। तो अगर हाइपोथैलेमस इनहिबिट है तो वहाँ से टीआरएच सीक्रेट नहीं होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट नहीं होगा, टीएसएच सीक्रेट नहीं होगा और थायराइड हार्मोन स्टिमुलेट नहीं होगा। इन द एंड T3 एंड T4 रिलीज नहीं होगा। अब कुछ कंडीशंस हैं विच आर रिलेटेड टू द एबनॉर्मलिटीज ऑफ थायराइड ग्लैंड विच वी कॉल्ड हाइपरथायराइड, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रीशन होगी, और हाइपोथायराइड जिसमें कम सिक्रीशन होगी। तो हाइपरथायराइडिज्म की काजेज़ क्या है? द ग्रेविस डिजीज़, इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़। ऑटो इम्यून डिजीज़ किसे कहते हैं? वो डिजीज़ यूजुअली ये होता है कि जब फॉरेन बॉडी आ जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर तो हमारी बॉडी उसको किल करने के लिए एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन ऑटो इम्यून डिजीज़ में क्या होते हैं कि हमारे अपने बॉडी अपने सेल्स के खिलाफ एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन को ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं। और इसके अलावा थायराइड एडिनोमा, जिसके अंदर जो थायराइड ग्लैंड है वहाँ पर ट्यूमर्स बन जाते हैं, वहाँ पर कैंसर सेल बन जाते हैं। तो इन दो कंडीशन में हाइपरथायराइडिज्म काज होगा। हाइपोथायराइडिज्म जिस तरह मैंने बता दिया कि इसमें रिलीज ऑफ द थायराइड हार्मोन कम हो जाते हैं। तो इसकी काजेज़ क्या है? माइक्सिडीमा इन एडल्ट और क्रेटिनिज्म एंड चिल्ड्रन। माइक्सिडीमा के अंदर क्या होगा? जो एडल्ट का पूरा बॉडी है वो एडिमेटस हो जाएगा, वो स्वेल हो जाते हैं। और क्रेटिनिज्म जो है वो बच्चों में होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो स्टंटेड ग्रोथ होते हैं, जो ड्वार्फ बच्चे होते हैं, दैट इज़ द क्रेटिनिज्म। अब ये दोनों कंडीशन जो है हाइपरथायराइडिज्म एंड हाइपोथायराइडिज्म इट काज द स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड विच वी कॉल्ड द गाइटर। आप लोगों ने देखा होगा गाइटर लोगों में। तो ये दोनों कंडीशन में प्रोड्यूस होते हैं, हाइपर में भी और हाइपो में भी। तो जो हाइपर थायराइडिज्म की वजह से गाइटर बनते हैं दैट इज कॉल्ड टॉक्सिक गाइटर,
क्योंकि उसमें अक्सर जो गाइटर बनती है दैट इज़ ड्यू टू द एडेनोमास, ड्यू टू द कैंसर। और जो हाइपोथायराइडिज्म की वजह से बनते हैं, आयोडीन डिफिशिएंसी की वजह से बनते हैं, तो इसको हम कहते हैं नॉन टॉक्सिक गाइटर। लेकिन याद रखें दोनों में गाइटर बनेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर, थायराइड ग्लैंड, उसके हार्मोन और उसके एक्शन। इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग फिर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।